Welcome students. Today in this video we are going to discuss the practice paper 3 of Infinity Scholars Hub. So let's start with the question number 22nd, and basically we will be discussing the math section. Okay, so let's begin. So first question given over here is so first question over here is, what will be the answer of this particular thing we have to solve, right? This particular, you can say, expression you have to solve. Okay, expression which is only made up of numbers. So basically we will follow BODMAS rule over here. ठीक है, हम क्या करेंगे, BODMAS रूल को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे. तो ब्रैकेट्स को जब मैं हटाऊं तो क्या बनेगा, ये बनेगा -5. अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, यानी ये इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +48. ठीक है, उसके बाद जो है वो डिवीजन है. डिवीजन को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और ये जो है वो आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा -16. ठीक है, और इसको हम बिना ब्रैकेट भी लिखेंगे तो इट्स फाइन. ठीक है, इसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 इंटू 6, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ. नाउ अब इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करो तो -5 आ गया, और ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन क्या होगा, ये प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है. और हमें पता है 16 1 एंड 16 3 48, तो -3 आएगा, एंड -2 इंटू 6 क्या होता है, 12 होता है. तो यानी आपके पास बच गया -5 -3 एंड -12. तो तीनों की साइन सेम है. तो जब भी इंटीजर्स की साइन सेम होती है हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं, और साइन क्या रहेगा, जो इंटीजर्स का साइन है वही आंसर का भी साइन रहेगा. तो -5 -3 और -12, तो सम आएगा -20. तो इस क्वेश्चन का आंसर है -20. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, उसके लिए मैं जरा स्क्रॉल कर लेता हूं ऊपर. ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं. दिया हुआ है यहाँ पे कि द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3. नाउ जब भी रेशियो दिया होता है तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि रेशियो तब बनता है जब हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देते हैं. तो पहला काम हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर को इंक्लूड करना होना चाहिए. जैसे कि मैं बोल दूं दो स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उनके बीच में मार्क्स का रेशियो है, एक को मिला 30 मार्क्स और एक को मिला 20 मार्क्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो कैसे मिलता है, 30/20 अगर मैं करूं तो 0 0 कैंसिल आउट, तो क्या हुआ 3/2. तो मार्क्स क्या रेशियो में 3:2. अब अगर हम एक चीज यहाँ नोट करें, रेशियो 3:2 है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले बच्चे को 3 मार्क्स मिले और दूसरे बच्चे को 2 मार्क्स मिले. पहले बच्चे को कितने मार्क्स मिले, 30 मार्क्स मिले, और दूसरे बच्चे को कितने मार्क्स मिले, 20 मार्क्स मिले. तो 3:2 उसका रेशियो. तो रेशियो में से हम एक्चुअल वैल्यूज में से जब हम कॉमन फैक्टर को रिमूव कर देते तब जाके हमें रेशियो मिलता है. तो यहाँ पे 30 और 20 इन दोनों में कॉमन रेशियो क्या, कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है. क्यों, क्योंकि 30 को भी मैं 10 से काट सकता हूँ, 20 को भी मैं 10 से काट सकता हूँ. तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब रेशियो दिखाई दे तो हमें उसको कॉमन फैक्टर लेना है, विच इज x. तो इनकी एक्चुअल, तो इस रेक्टेंगुलर पार्क की एक्चुअल लेंथ होगी 4x और इसकी ब्रेथ होगी 3x. इसके बाद हमें दिया गया है कि इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर. अब एरिया हमें पता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. ठीक है, तो यानी मैं 4x और 3x को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, करेक्ट. तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है. एरिया ऑफ पार्क दिया है 1728. ठीक है, तो हमने किया यहाँ 4x इंटू 3x इक्वल्स टू 1728. 4 इंटू 3 12, x इंटू x क्या होता है, x² होता है, और x² क्या होगा, 1728 डिवाइड बाई 12, जो कि आता है 144, और x की हमारी वैल्यू क्या आती है, √144, जो कि आएगा +12 और -12. ठीक है, क्योंकि हमें पता है +12 का स्क्वायर करो तो भी 144 आएगा, और -12 का स्क्वायर करो तो भी 144 आएगा. इसका मतलब क्या होता है कि √144 या तो +12 हो सकता है या तो -12 हो सकता है. ठीक है, बट हमें एक चीज पता है कि ये जो x है, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, करेक्ट. क्योंकि अगर मैं नेगेटिव x ले लूं, 4 इंटू -12 क्या होगा, 4 इंटू -12 होगा -48. कभी आपने देखा है किसी चीज का लेंथ नेगेटिव हो, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट. इसलिए जो -12 है वो वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, खाली +12 हम वैल्यू लेंगे. तो +12 लूं तो 4 12 आएगा 48,
और ब्रेथ आएगी 3 12 36, ठीक है, यानी 48 सेंटीमीटर्स और 36 सॉरी मीटर्स रहेगा, क्योंकि हमें एरिया मीटर स्क्वायर में दिया था, 48 मीटर्स और 36 मीटर्स। और हमें बोला क्या गया है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब फेंसिंग करना है। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की बाउंड्री लगाना, राइट। आपने कई जगह पर देखा होगा वो बार्ब वायर लगाए रहते हैं बाउंड्री पे, ठीक है। तो बेसिकली कितने मीटर का हमें फेंसिंग करना है वो पहले ढूंढना है। तो कितना मीटर हमारा पेरीमीटर है ये निकालना है। तो पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट्स एल प्लस बी। तो एल प्लस बी करेंगे 48 प्लस 36 84, 84 का डबल 168 मीटर, यानी हमें 168 मीटर्स की फेंसिंग लगानी है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मीटर की फेंसिंग अगर आप करो तो आपको 40 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू फेंस 168 मीटर्स ओवर हियर, ठीक है। तो 168 मीटर्स, हर एक मीटर के लिए 40 रुपए, यानी 168 इंटू 40, तो आपको मिलेगा 6720 रुपीज, ठीक है। तो इतना रुपीज, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी यू विल हैव टू पे टू फेंस दिस रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ एरिया 1728 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप दिस सम इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम देन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज अगेन एन इजी क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 32 इंटू 27। अब देखिए आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए कि 32 जो है वो 2 रेज टू पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूं, मैं 32 को लिख सकता हूं 2 रेज टू 5, करेक्ट। और मैं 27 को लिख सकता हूं इंटू 3 रेज टू 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और 3 9 जा क्या होता है 27, यानी 3 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब इक्वल्स टू, ये क्या है 3 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू वाई, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम हो, उसका मतलब ये होता है कि उनकी पावर्स भी क्या है, सेम है। दैट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या है 5 है, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है बेस में, तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर जो होगी वो इक्वल होगी, तो x इक्वल्स टू 3 होगा। यानी क्लियरली हमारा आंसर जो है वो है A 3 and 5, ठीक है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखो तो उसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है इट इज गिवन दैट अ शॉप वर्थ रुपीज 25,000। शॉप की कीमत क्या है, शॉप 25,000 की है, ठीक है। ओके, शॉप इज ऑफ 25,000, was insured for 95%। इंश्योर्ड फॉर 95% का मीनिंग क्या है कि वो शॉप जिसकी है उसने इंश्योरेंस कराया है 95% का, यानी उसके शॉप को कुछ भी होता है तो 95% ऑफ द शॉप्स वैल्यू उसको मिलेगी, रिटर्न में मिलेगी, ठीक है। तो 95% मिलेगी, राइट। हाउ मच वुड द ओनर गेट इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, यानी समझ लीजिए शॉप में आग लग गई या अर्थक्वेक की वजह से शॉप नष्ट हो गई, तो उस सिनेरियो में इंश्योरेंस वाली कंपनी रहेगी वो 95% उसको वापस करेगी, ठीक है। जो भी उसका नुकसान हुआ है वो उसको भरपाई करेगी। तो ठीक है, देखिए 95%, अब 95% किसका 95%, 25,000 का 95%, राइट। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमारी 25,000 है वो 100% वैल्यू है, तो 95% यानी कितने रुपीस, ठीक है। इन शॉर्ट इसका मीनिंग ये है, या तो फिर आप डायरेक्टली ऐसा कर लो 95%, यानी परसेंट का मीनिंग आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाइड 25,000, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, या तो आप ये मेथड करो तो वही आने वाला है आपके पास। तो कैंसल आउट करके फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 23750, ठीक है। यानी अगर उसकी शॉप किसी भी हालत से खराब हो जाए, यानी शॉप टूट जाती है, कुछ भी ऐसा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, यानी कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी इतने पैसे वापस करेगी, ठीक है। ओके, तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है दिखने में काफी बड़ा है, बट वी विल सी सम इजी वे। देखिए अब हमें m की वैल्यू ढूंढनी है। अगर मैं यहाँ पे आंसर देखूं, ऑप्शन देखूं, तो काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। ये हो गया 10, ये होगा 25, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया -2, काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज है।
इक्वेशन को हम सॉल्व करने का एक अप्रोच क्या रखते हैं कि जो भी ऑप्शन दिया है सबसे कम वैल्यू लीजिए, इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अगर LHS इक्वल्स टू RHS आता है तो आपका अजम्पशन सही है। बट इस केस में क्या इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है तो इट्स बेटर कि हम इक्वेशन को सॉल्व करें, यही बेस्ट अप्रोच होगा। तो बेसिक पहले तो हम क्या करेंगे, देखो 1/2m को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये जो m है वो न्यूमरेटर में ही है, 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 इंटू m क्या होता है m/2, यानी 1/2m को मैं लिख सकता हूँ m/2, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी 3/4 है और यहाँ पे m है, तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई m, जो कि होगा 3m/4। उसके बाद है आपके पास -m। अब यहाँ पे m के नीचे कुछ नहीं है, जब ऐसी वैल्यू होती है तो m के नीचे हमेशा 1 होता है। या तो कोई भी ऐसी वैल्यू जैसे कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए तो उसका मतलब होता है उसके अपॉन में यानी नीचे 1 है, ठीक है। तो ये होगा m/1, ठीक है, और इक्वल्स टू अब 2.5 है, 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/10 लिख सकता हूँ, राइट। डेसिमल आपको अच्छे से आता है तो हमें पता है कि 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10। देखिए अगर कोई भी इक्वेशन में 2 से ज्यादा रैशनल नंबर होंगे तो बेस्ट अप्रोच क्या रहता है कि पूरे इक्वेशन का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इफ यू टेक द एलसीएम ऑफ द होल इक्वेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। पूरे इक्वेशन का अगर मैं एलसीएम निकालू तो एलसीएम विल बी 20, एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा एलसीएम, ठीक है। इसका मतलब अब जो भी सब डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं उन सबको आपको 20 बनाना है, ठीक है। तो अगर मुझे ये 2 को 20 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। और हमें ये रूल अच्छे से पता है फ्रैक्शन में भी रैशनल नंबर में भी कि कोई भी रैशनल नंबर को या कोई भी फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर क्या रहती है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10m प्लस 4 5 ऊपर भी 5 से तो ये हो जाएगा 15m माइनस नीचे 20 से ऊपर भी 20 से, क्योंकि 1 को 20 बनाना है ना, तो 1 इंटू 20 होगा तो ऊपर भी 20 चाहिए, तो ये होगा 20m इक्वल्स टू 10 इंटू 2, यहाँ होगा 25 इंटू 2, तो क्या होगा ये हो जाएगा 50। अब ये एलसीएम को आप हटा दीजिए, यही बेनिफिट होता है जब आप पूरे इक्वेशन का एलसीएम निकालते हो, फाइनली आप उसको हटा दो तो आपके पास क्या बचा 10m प्लस 15m माइनस 20m इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब 10 प्लस 15 होता है 25, 25 माइनस 20 करो तो 5, यानी 5m इक्वल्स टू 50, यानी m आपका आ गया 10, ठीक है। क्योंकि m क्या होगा 50/5 तो आपकी वैल्यू आएगी m की 10, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अगर इक्वेशन आप काफी टाइम प्रैक्टिस किया है तो ये सम आप बहुत चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी सम है ये। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में देखिए जहां भी आपको राइट एंगल दिखता है समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है इन दी फिगर AD इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। AD जो है दैट इज 13 सेंटीमीटर, यानी ये जो है दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है BC इज 12, BC इज 12, यानी ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड AB इज 3 सेंटीमीटर, तो AB ये जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ACD 90 डिग्री है जो कि ये वाला एंगल है, और ABC 90 डिग्री है यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ABC जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें 2 साइड हमें दी हुई है, तीसरी साइड हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का पर्पस ही है कि राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी एक साइड अगर आपको पता नहीं हो और बाकी 2 साइड पता हो तो आप इजीली तीसरी साइड निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होगा AC स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर्ड प्लस AB स्क्वायर्ड, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर्ड होता है 9 प्लस 12 का स्क्वायर्ड होता है 144, ओके, इक्वल्स टू AC का स्क्वायर्ड, ठीक है। तो 9 प्लस 144 क्या होगा 153, ठीक है। तो AC क्या होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 153। अब स्क्वायर रूट ऑफ 153 को क्या लिख सकते हो आप 3√17। क्यों आप 3√17 लिख सकते हो क्योंकि 153 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो 9 इंटू 17 153 आएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर 2 3 है तो स्क्वायर रूट के बाहर जब ये 3 निकलेगा तो वो 1 हो जाएगा 3√17, ठीक है। क्यों ऐसा होगा क्योंकि 3 3 का 9 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा 3 होगा, इसलिए 3 आएगा एक बाहर। तो 3√17 ये क्या हो गया ये AC का लेंथ हो गया। अब आपको CD ढूंढना है, ये ढूंढना है, आपके पास ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ ऑलरेडी दी हुई है तो थर्ड साइड आराम से निकाल सकते हो आप।
अगेन यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम वापस यूज करो तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप ये चीज खुद ट्राई कर सकते हो और इसका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो मैं आपको आंसर यहाँ पे बता देता हूँ कि आंसर आना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। देन फाइनली मूविंग ऑन टू दी 20th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इन द गिवन फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब उन्होंने बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, बट किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है ये बोला गया। ठीक है, देखो काफी लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं कॉन्ग्रुएंसी समझने में, बट कॉन्ग्रुएंसी इतना डिफिकल्ट है नहीं। इसको आप इमेजिन करो कि मैं इस ट्राइंगल को यहां से काट रहा हूं, ये जो डायगोनल दिख रहा है वहां से काट रहा हूं, तो ये कैसा दिखेगा, ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका P। अब यहाँ पे 2 मार्क ऐसे किए हुए हैं। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे Q है, ये यहाँ पे 2 इंडिकेटर है, ये R है और ये P है। करेक्ट। अब कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है, दोनों ट्राइंगल परफेक्टली सेम हो। परफेक्टली सेम यानी एक के ऊपर मैं दूसरा रखूं या दूसरे के ऊपर मैं पहला वाला रखूं, छुप जाने चाहिए, जो भी नीचे वाला होगा वो छुप जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस ट्राइंगल को उठाऊंगा और ऐसा करके इसके ऊपर रख दूंगा। देखिए ऐसा लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा और इसके ऊपर रख दूंगा। तो ये जो आर वाला वर्टेक्स है, ये जो आर वाला वर्टेक्स है वो पी के ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है ना, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तभी मैं इसको इसके ऊपर प्लेस कर सकता हूँ। इवन क्यू जो है वो इससे इक्वल है, तो क्यू इसके ऊपर एस के ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हम देखें तो पी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा आर। ठीक है, देखो ये ट्राइंगल देखो, पहले पी को क्या कॉरेस्पॉन्ड करेगा आर, एस को कॉरेस्पॉन्ड करेगा क्यू। ठीक है, और ये वाला जो आर है उसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा पी। इसका मतलब क्या होता है कि इस ट्राइंगल के ऊपर जब मैं ये ट्राइंगल रखूंगा तो पी के ऊपर वर्टेक्स आर बैठ जाएगा, एस के ऊपर वर्टेक्स क्यू बैठ जाएगा और आर के ऊपर वर्टेक्स पी बैठ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसके बाद जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी। ठीक है, क्यू आर पी से इक्वल है। ओके, और एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू आर क्यू पी। ठीक है, ये भी पता है। और ये वाली जो बीच वाली साइड है पी आर, ये जो साइड है दैट इज कॉमन। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल एंगल साइड। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया रहेगा जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू।